Hello students, how are you? I hope you all are healthy and safe at your place. ये स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद। ये पाठ लिखा है हरिशंकर परसाई ने लिखा है, जो एक बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं, बहुत सफल लेखक माने जाते हैं और व्यंग्यपूर्ण कथाएं लिखते हैं। ये इस पाठ में भी उन्होंने व्यंग्यपूर्ण जो है वर्णन किया है प्रेमचंद के जूतों का। उन्होंने एक चित्र देखा जिसमें प्रेमचंद जी हैं और उन्होंने फटे हुए जूते पहन रखे हैं, तो वो इन जूतों को लेकर समाज पर व्यंग्य करते हैं और प्रेमचंद जी के बारे में हमें कुछ जानकारी देते हैं। तो प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रकृति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया। दिखावे की प्रवृत्ति यानी कि लोग सिर्फ दिखावा करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन जो प्रेमचंद थे उनको दिखावा करना बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए उन्होंने फटे हुए जूते पहनकर फोटो कराया। और वो क्या वर्णन करते हैं? उनकी सादगी का, कि बिल्कुल सादा इंसान थे, और उनकी अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का, कि जो उनके अंदर जो है वो सामाजिक दृष्टि कैसी है, वो समाज को किस दृष्टि से देखते हैं। तो पाठ स्टार्ट करते हैं हम। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। अब ये बंद क्या है? मीन्स फीते। उनके पाँव में, ये पहले उनका फेस का वर्णन करते हैं, उसके बाद पैरों का वर्णन करते हैं कि उनके जो बंद हैं, उनके जो फीते हैं, लेसिस हैं, वो बिना तरतीब के यानी कि बेढंगे से बंधे हुए हैं और उनके छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, क्योंकि जो आगे का सिरा होता है ना, जो बंद सा होता है, वो टूटा हुआ है। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। अब उनका दायां जूता तो ठीक है, लेकिन जो बाएं पैर का जूता है उनमें एक बहुत बड़ा छेद है जिसमें से उनकी उंगली बाहर निकली हुई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। मैं सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। मतलब कि हम फोटो खिंचाने के लिए तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उन्हें अगर फोटो के टाइम ऐसी पोशाक पहन रखी है तो डेली रूटीन में कैसे कपड़े पहनते होंगे। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इनमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो खिंच जाता है। अब फिर अपने आप ही जवाब देते हैं कि नहीं, ये अलग अलग कपड़े नहीं पहनता होगा, ये डेली में ऐसे ही रहता होगा। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। वो फोटो की तरफ देखकर साहित्यिक पुरखे यानी ये भी साहित्यकार हैं, प्रेमचंद भी साहित्यकार थे, तो वो उनको अपना पुरखा मानते हैं, पूर्वज मानते हैं। तो वो व्यंग्य करके कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसकी जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? अब हमारे कपड़ों में या जूतों में थोड़ी सी भी दिक्कत हो, हमें थोड़ी सी लज्जा आने लग जाती है, थोड़ा सा झेपते हैं, हम कॉन्शियस हो जाते हैं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। यानी फोटोग्राफर जब फोटो खींचता है तो बोलता है ना रेडी प्लीज, तो हम थोड़ी सी स्माइल लाते हैं फेस पे, उसने भी जरा सी मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। यानी थोड़ी सी स्माइल करने की कोशिश कर रहे होंगे और फोटोग्राफर ने फोटो खींच दी होगी। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। तो भी तुम्हारे फेस पर जो है अधूरी सी मुस्कान है, यानी अच्छी तरह तुम मुस्कुरा नहीं रहे। यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। उपहास होता है किसी का मजाक उड़ाना। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहन के फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा। अब देखिए, बात भी खुद कर रहे हैं और जवाब भी खुद दे रहे हैं कि तुम अच्छा चलो भाई कहकर बैठ गए होगे।
यानी पत्नी ने तुम्हें कहा होगा फोटो खिंचाने के लिए, तुम अच्छा चलो ठीक है कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने के लिए जूता भी ना हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द मुझे दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। यानी तुम्हारी आंखों में इतना दर्द है जो एक व्यंग्य भी दिखा रहा है, दूसरों पर हंस भी रहा है, तो वो मुझे रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट में वर दिखाई करते हैं, यानी कि शादी में दूसरे का कोट मांग कर पहन लेते हैं और मांगे के कोट से बारात निकालते हैं, मांगे हुए कोट से। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। अब देखिए इतना बड़ा मजाक कर रहा है कि अगर हमें फोटो खिंचाने के लिए बीवी भी मांगनी पड़े तो वो भी मांग लेते हैं लोग। तुमसे जूते नहीं मांगते बने, यानी तुम जूते ही नहीं मांग सके। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है। अब टोपी और जूतों का कंपैरिजन कर रहा है, ध्यान से पढ़ना। और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम तो क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर हो जाती है। यानी एक जूते की कीमत में 25 टोपियां आ जाएं कम से कम। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितना आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे। ये सब कुछ कहा जाता है प्रेमचंद को, उनके नाम हैं, उनकी उपमाएं हैं। मगर फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं तो ऊपर से अच्छा दिखता है। अब जूता हरिशंकर परसाई अपने जूते की बात कर रहे हैं। अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, यानी सोल फटा हुआ है उनका जूते का। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। अब देखिए अगर जूता ऊपर से फटा हो तो पैर तो सेफ रहता है ना, नीचे से तो कुछ नहीं चुभता, लेकिन अगर जूता नीचे से फट गया हो तो पैर को दिक्कत हो जाती है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी अगर नीचे से पैर घिस रहा है, ऊपर से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है तो वो कम से कम तो वो ऐसा लगता है कि वो पर्दा लगा रहे हैं अपने आप पे, यानी ढकने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फटे हुए जूते को। इसका एक और भी मीनिंग है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, यानी तुम दिखावा करना नहीं जानते और सारी दुनिया जो है वो दिखावे पर ही कुर्बान हो रही है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह कभी ना खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। अब कहता है प्रेमचंद को कि तुम तो फोटो कैसे खिंचा लेते हो फटे हुए जूते में, मैं तो बिल्कुल ना पहनूं कभी भी। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये। अब प्रेमचंद की जो फोटो में है वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, लेखक को वो जो मुस्कान है वो व्यंग्य भरी लगी। क्या होरी का गोदान हो गया। अब ये क्या कहा गया है, जो ये एक गोदान है जो उसकी एक उपन्यास का नाम है प्रेमचंद की। पूस की रात भी उसके उपन्यास का नाम है। क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सका। अब ये सारे उपन्यासों के बारे में है, उनकी रचनाओं के बारे में बताया गया, उनके कैरेक्टर्स हैं ये सारे। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक, अब ये उनको जनता के लेखक कहकर पुकार रहा है। क्या बहुत चक्कर काटते रहे। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील चक्कर लगाकर लोग घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। अगर तुम ज्यादा चले हो तो जूता फटेगा नहीं, नीचे से घिसेगा। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जावत पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। अब ये जो कुंभन दास थे वो कृष्ण भक्त कवि थे। उनको एक बार सम्राट ने अपने दरबार में बुलाया था, तो वो उसके दरबार में गए और रास्ते में इतना दूर चलने के कारण उनका जूता नीचे से घिस गया था, तो वो हरि का नाम नहीं ले पाए थे, कृष्ण का नाम नहीं ले पाए थे। तो उन्होंने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, यानी जूते घिस गए, बिसर गयो हरि नाम, और उसी चक्कर में मैं हरि का नाम लेना भूल गया।
और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो पर सलाम। यानी अगर किसी को देखकर हमें दुख होता है तो उनको तो दूर से ही सलाम करना चाहिए। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर पर सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसकी बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो सकता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़ी फोड़ सकती हैं। अब देखिए वो मजाक उड़ा रहा है कि तुम टीले को ठोकर मार कर गए होगे, तो कहता है टीले से थोड़ी सी दूर होकर निकल जाते। सभी नदियां पहाड़ थोड़ी फोड़ती हैं। यानी नदियों का अगर बहाव तेज हो तभी वो पहाड़ को फोड़ सकती हैं, लेकिन अगर बहाव नीचे है, कम है, तो वो अपना रास्ता बदल कर चल जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी? होरी उनका गोदान उपन्यास का एक नायक था। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। अब वो एक और अपना आइडिया लगाता है कि तुम्हारी उंगली जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसकी तरफ तुम घृणा समझ करते हो, जिसे तुम घृणित दृष्टि से देखते हो, उसकी तरफ पाँव की उंगली से इशारा करते हो बजाय कि हाथ की उंगली से। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, यानी जो दिखावे की प्रवृत्ति रखते हैं, जिनका जूता नीचे से फटा हुआ है, पैर घिसाए जा रहे हैं, पैरों को तुड़वाए जा रहे हैं, लेकिन जूता नहीं दिखा रहे फटा हुआ। उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं, यानी समझौता कर लेते हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? प्रेमचंद के बारे में वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों से ये कह रहे हो कि मेरा जूता चाहे ऊपर से फटा हुआ है, मेरी उंगली निकल रही है, लेकिन मेरा पाँव तो सुरक्षित है। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारा जूता तो नीचे से फटा हुआ है और तुम्हारा पाँव खराब हो रहा है, तलवा खराब हो रहा है पाँव का। तो अगर वो खराब हो गया तो तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। अब जो हरिशंकर परसाई हैं, उनको ये लगता है कि जो लेखक है वो दिखावा नहीं करता बिल्कुल भी, प्रेमचंद, और लोगों की तरफ व्यंग्यपूर्ण इशारा कर रहा है कि तुम दिखावे की प्रवृत्ति के कारण अपने ही शरीर का खत्म कर रहे हो, नाश कर रहे हो। तो यहीं पर ये पाठ खत्म होता है आपका।